मेरा नाम सुनैना है। मैं 5 साल की थी जब मेरे पिता मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। दरअसल मैं एक ऐसी बच्ची थी जिसे बचपन से ही उसके माता पिता का प्यार नहीं मिला था। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। 5 साल की हुई तो एक एक्सीडेंट में मेरे पापा की मौत हो गई। मेरे पापा की मौत के 1 साल बाद मेरी मम्मी से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें भरी जवानी में विधवा नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनकी बेटी का साथ है, उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि मेरी मम्मी दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, मगर उनके रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद मेरी मम्मी की शादी हो गई थी। उनकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो अमीर था और उन्हें बहुत खुश रख सकता था। हालांकि मेरे सगे पिता एक मिडिल क्लास इंसान थे। उन्होंने मेरी मम्मी को मिडिल क्लास ही जिंदगी दी थी। मेरी मम्मी की जिस इंसान के साथ शादी हुई थी, उसके पास पहले से ही अपनी एक बेटी और एक बेटा था। उनको भी अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए माँ की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने मेरी मम्मी के साथ दूसरी शादी कर ली। इस तरह मेरी मम्मी की जिंदगी अपने पति के साथ अच्छी गुजरने लगी थी। मेरी मम्मी मुझे अपने पति के घर लेकर चली गई थी। मैं उन लोगों के साथ लगभग 1 महीना रही थी। फिर ना जाने मेरे सौतेले पिता और मेरी मम्मी के बीच ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फैसला किया कि वो मुझे पढ़ने के लिए विदेश भेज देंगे। इस तरह मैं विदेश आ गई थी और फिर मैंने बचपन से लेकर जवान होने तक का सफर वहां पर पूरा किया था। शायद मेरी मम्मी ने अपने दूसरे पति के कहने पर मुझे खुद से दूर कर दिया था। वो इंसान जैसा भी था, मैंने उस इंसान को अपना पिता एक्सेप्ट कर लिया था। मैं उनको पापा कहकर ही बुलाती थी। मैं उनसे काफी समय तक दूर रही थी, इसलिए उनका नेचर नहीं जान पाई थी कि मेरे दूसरे पापा नेचर वाइज कैसे हैं। वो खुद ही मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा रहे थे। फिर जब मैं जवान हुई और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो मैंने इंडिया आने का फैसला किया। अब मैं चाहती थी कि अपने पेरेंट्स के पास रहूं। मेरी मम्मी भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, क्योंकि 6 साल की उम्र से 21 साल तक मैं अपनी मम्मी से दूर रही। मेरी उनसे सिर्फ फोन पर ही बात होती थी। उसके बाद जब मैं यहाँ इंडिया अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। मैंने नई दुनिया में कदम रखा। अब मैं इन लोगों के साथ ही रहने लगी थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो इंडिया के ही थे और लगभग 1 साल तक मैंने इंडिया में कुछ और नए दोस्त भी बनाए थे। और कुछ वो लोग भी थे जो मेरे साथ पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया आए थे और मेरे ही शहर में रहते थे। उन लोगों से भी मेरी मुलाकात होती रहती थी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मैं किसी रिश्ते को ज्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं पाई थी। मेरे साथ मेरे दोस्त ही ज्यादा रहे थे, इसलिए मुझे दोस्त बनाने का बहुत शौक था। मुझे यहाँ आए हुए और अपनी फैमिली के साथ रहते हुए 1 साल हो गया था। धीरे धीरे मैं सबका नेचर अच्छी तरह से जान गई थी। अपनी सौतेली बहन और भाई को भी जान गई थी। वो लोग मेरे साथ ज्यादा अच्छे तो नहीं थे, मगर हाँ, इतना था कि वो मेरे साथ अच्छे से बातचीत कर लिया करते थे। एक रात मेरी एक दोस्त का बर्थडे था। मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जाना चाहती थी। मैं दिन में तो जहाँ भी जाती अपनी मम्मी से परमिशन लेती थी, क्योंकि सुना था कि इंडिया में लड़कियों को रात को घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए और अपने पेरेंट्स की बिना परमिशन भी नहीं जाना चाहिए। मैंने अपनी मम्मी और पापा दोनों से ही अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगी थी। मेरी मम्मी ने तो मुझे वहां जाने के लिए परमिशन दे दी थी, लेकिन पापा ने मुझे वहां जाने नहीं दिया। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। इस बात पर तो मैं नाराज हो गई थी, क्योंकि मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा था और बर्थडे भी मेरी बहुत खास फ्रेंड की थी, इसलिए मेरा जाना भी बहुत जरूरी था। मैं इन लोगों से कोई बहस तो नहीं करना चाहती थी, मगर अपने पापा से नाराज होकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। तभी अचानक मेरे एक फ्रेंड की कॉल आती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 1 साल से यहाँ इंडिया में मेरी एक नई दोस्त बनी थी, जिसका नाम अंजलि था।
उसका एक भाई था, विशाल। उससे भी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। शायद दोस्ती से बढ़कर भी कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वो मुझे पसंद करने लगा था और मन ही मन मैं भी उसको चाहने लगी थी। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था और मैं अंजलि की ही बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी। मैं कमरे में जैसे ही गई तो थोड़ी ही देर के बाद विशाल की मेरे पास कॉल आई थी। उसने कहा था, तुम बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आ रही हो? मैंने उसे बताया कि मेरे सौतेले पिता ने मुझे पार्टी में आने से मना कर दिया है। इस समय मैं अपने कमरे में हूँ। तो वो कहने लगा, मगर तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। अंजलि तुम्हें याद कर रही है। उसका कहना है कि वो तुम्हारे बिना केक कट नहीं करेगी और मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। प्लीज आ जाओ ना। वो मुझसे पार्टी में चलने की जिद करने लगा। फिर उसने मुझसे कहा, प्लीज यार, बर्थडे पार्टी में चलो। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि थोड़ी देर तक अपने पेरेंट्स के सोने का इंतजार करो और जब तुम्हारे घर में सब लोग सो जाएं, तो तुम खामोशी से घर से बाहर निकल कर आना। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद तुम्हें खामोशी से यहाँ पर छोड़ भी जाऊंगा। मुझे उसका ये आइडिया अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। जब घर में सब लोग सो गए तो मैं चुपके से दरवाजा खोलकर उसकी बाइक पर बैठकर अंजलि की बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के लिए चली गई थी। पार्टी खत्म होने में शायद पूरी रात हो गई थी और मुझे यही लगता था कि मेरे बारे में घर में किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं जब तक नहीं आई थी, जब तक पार्टी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह जब मैं घर आई तो अपने कमरे में आकर सो गई थी। एक बार मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जब मेरी सौतेली बहन और मेरी मम्मी मेरे पास आई। हम तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी मेरी मम्मी मुझसे कहती है, बेटा, अगले महीने तुम 22 साल की हो जाओगी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो हमें बता दो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पिता से तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगी। मम्मी ने मुझसे मेरी पसंद पूछी तो मैंने मम्मी को विशाल के बारे में बता दिया। मैंने कहा, मैं अपनी दोस्त के भाई विशाल को पसंद करती हूँ। वो भी मुझे पसंद करता है। अगर आप मेरी शादी कराना चाहती हो तो पिताजी को मेरे और विशाल के बारे में बता देना, क्योंकि मैं विशाल के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर मेरी मम्मी को खुशी हुई थी कि मैंने उनको अपने बारे में सब बता दिया, उनसे कुछ भी छुपाया नहीं, क्योंकि ये तो मैं जानती थी कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए हमारी शादी भी होनी चाहिए। शायद हमारी सारी बातें मेरे सौतेले पिता दरवाजे के पास खड़े हुए सुन रहे थे। इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। मम्मी ने शायद पिताजी को मेरे और विशाल के बारे में सब बता दिया होगा। विशाल ने भी अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता दिया था। ये खुशखबरी सुनकर तो मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। इस खुशी को एंजॉय करने के लिए वो मुझे अपने साथ एक बड़े से होटल में ले गया था और वहां जाकर इस खुशी को मैंने और विशाल ने सेलिब्रेट किया था। मैं बहुत खुश थी। विशाल ने कहा था कि वो जल्द ही अपने पेरेंट्स को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज देगा। ये बात जब मैंने मम्मी को बताई तो मम्मी ने कहा था, ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अगर उसके पेरेंट्स हमसे खुद अपनी तरफ से बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगले हफ्ते विशाल के पेरेंट्स हमारे घर आने वाले थे, लेकिन एक ही दिन गुजरा था जब अगले दिन मैं गार्डन में टहल रही थी। मैंने देखा कि मेरे पिता गार्डन में कोई बड़ा सा बॉक्स लेकर जा रहे थे। उन्होंने मुझे आवाज लगाई और कहने लगे, सुने ना, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे तहखाने में ये बॉक्स रखना है। ये बॉक्स कैसा था और इसके अंदर क्या सामान था, ये तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मगर मैं उनकी मदद कर देती हूँ। ये बॉक्स बहुत भारी हो रहा था। इसे उठाने से मुझे ये रियलाइज हो गया था कि इसका वजन बहुत ज्यादा है। इसीलिए पिताजी ने मुझे इसे उठाने के लिए कहा। फिलहाल वो बॉक्स लेकर हम लोग तहखाने की तरफ जाने लगे थे और फिर जब हम लोग तहखाने में पूरी तरह से पहुंच गए तो थोड़ी देर के लिए मैंने पिता से उस बॉक्स को वहीं रखने के लिए कहा था, क्योंकि मैं भी इतना वजन उठाकर अब थक गई थी। मुझे खुलकर सांस लेनी थी।
कुछ देर रिलैक्स करने के बाद मैंने और पिताजी ने फिर से उस बॉक्स को उठाया और हम दोनों अंदर की तरफ जाने लगे। तहखाने में अंदर जाने की साइड पर एक दरवाजा बना हुआ था। इस दरवाजे के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी। ये देखकर तो मैं हैरान रह गई थी, मगर मैंने इस बारे में पिताजी से कुछ भी नहीं कहा। मैं खामोश थी और पिताजी के साथ उस कमरे के अंदर वो बॉक्स लेकर चली गई थी। जैसे ही मैंने और पिताजी ने मिलकर उस बॉक्स को जमीन पर रखा, इतने में मैं अपने बाल चेहरे से हटाने लगी। अभी लगभग 10 सेकंड ही गुजरे होंगे। मैंने देखा कि पिताजी बॉक्स रखते ही वहां से जाने लगे थे। उन्होंने उस कमरे का दरवाजा झट से बंद कर दिया। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि पिताजी मुझे यहाँ बंद करके कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं थी। फौरन ही मैं दरवाजे की तरफ भागी। उन्होंने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। ये देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैं जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी, देख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर पिताजी ने दरवाजा खोला ही नहीं। वो दरवाजा आधा शीशे का बना हुआ था। मैं उनको वहां से जाता हुआ देख रही थी। मेरे लाख चिल्लाने के बावजूद भी वो मुझे जबरदस्ती वहां पर छोड़कर चले गए थे। इतना तो मैं समझ गई थी कि उन्होंने मुझे जानबूझकर इस कमरे में बंद किया है और वो वहां से ऊपर चले गए थे। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा तो मुझे दरवाजे की तरफ एक सिक्योरिटी लॉक नजर आया। मैंने उस सिक्योरिटी लॉक को खोलना शुरू किया, क्योंकि मैं कोड तो नहीं जानती थी। जो नंबर मेरे दिमाग में आए वो सारे ही नंबर मैंने उस पर डालने शुरू कर दिए। मेरे उल्टे सीधे नंबर डालने की वजह से वहां की लाइट अचानक बंद हो गई। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। अंधेरे की वजह से मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। शायद यहाँ से मेरी आवाज कोई नहीं सुन सकता था, इसलिए मेरा चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। मैं एक तरफ कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद फिर से मैं उठी और मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। यही सोचा कि शायद कोई मेरी आवाज सुन ले और मुझे यहाँ से निकाल ले, क्योंकि जिस जगह पर मैं मौजूद थी उस जगह के ऊपर ही मेरे पिता का स्टडी रूम बना हुआ था। उस कमरे तक शायद मेरी आवाज जा रही थी और वहां पिताजी मौजूद थे। उन्होंने मेरी आवाज सुनकर स्टडी रूम के तहखाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया, ताकि मेरी आवाज वहां से बाहर न जा सके। वो मेरे पिता का पर्सनल स्टडी रूम था। उस कमरे में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। थोड़ी देर इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद मेरे हाथ एक टॉर्च लग गई। वो टॉर्च मैंने जलाई तो कमरे के अंदर थोड़ी सी रोशनी हुई। इससे मेरी जान में जान आई। काफी देर तक मैं रोती रही और अपने आप को संभालने की कोशिश करती रही, मगर जैसे ही मेरी नजर उस बॉक्स पर गई जिसे मैं और पिताजी मिलकर इस कमरे तक लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। इस बॉक्स में आखिर क्या है? लेकिन जैसे ही मैंने इस बॉक्स को खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर मेरा सारा जरूरत का सामान था। मेरे कपड़े, मेरा टॉवल, थोड़ा सा खाने पीने का सामान, मेरा टेडी बियर, मेरी फेवरेट बुक्स और मेरी ज्वेलरी वगैरह। मैं इस तहखाने के अंदर अपना दम घुटता हुआ महसूस कर रही थी। उधर मेरी मम्मी बहुत परेशान हो रही थी कि आखिर मैं कहाँ चली गई, क्योंकि ये बात तो वो भी बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं रात के समय घर से बाहर नहीं निकलती। जब भी मैं घर से बाहर निकलती या तो माम पिता से छुपकर ही निकलती थी या फिर उनसे परमिशन लेकर। लेकिन रात का काफी समय हो गया था। जब उन्होंने मुझे घर में नहीं देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे सौतेले पिता के दोनों बच्चों से भी उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मगर वो भी कुछ नहीं जानते थे। फिर उन्होंने मेरे नंबर पर कॉल की, मगर मेरा मोबाइल, जो उस समय मेरे पास नहीं था, मैं उसे अपने कमरे में छोड़ आई थी। उन्होंने मेरा मोबाइल वहां से लेकर उसमें जितने भी मेरे फ्रेंड्स के नंबर थे उन सबको कॉल करके मेरे बारे में पूछा। लेकिन मैं उनके साथ होती तभी तो वो मेरे बारे में कुछ बताते। 2-3 दिन मुझे इस तहखाने के अंदर इसी तरह से गुजर गए थे। कब धूप निकल रही थी और कब रात हो रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था।
क्योंकि इस तहखाने के अंदर तो मुझे किसी भी चीज का एहसास नहीं हो रहा था, सिवाय डर के। और मेरी माँ को भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है। हारकर मेरी माँ ने पुलिस में मेरी गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज करवा दी। पुलिस वाले भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। वो लोग हर जगह मुझे तलाश करने की कोशिश करते हैं, मगर जब मैं उन्हें नहीं मिलती तो वो मेरे माता पिता को यही तसल्ली देते हैं कि हमें कुछ दिन और आपकी बेटी के घर लौटने का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद ही उसे कहीं और तलाश करना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ चली गई हो और आपको इस बारे में कुछ पता नहीं हो। लेकिन मेरी मम्मी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं विशाल के अलावा किसी को पसंद नहीं करती। हालांकि पुलिस विशाल के घर में पहले से ही सारी जांच पड़ताल कर चुकी थी। फिर पुलिस ने मेरे घर वालों को तसल्ली दी कि शायद आपकी बेटी कुछ दिन के बाद आपसे खुद ही संपर्क करे। जबकि कुछ दिन गुजरने के बाद सौतेले पिता राजीव तहखाने में मुझसे मिलने के लिए आए। मुझे राजीव के आने की आहट होने लगी थी। उन्होंने दरवाजा खोला तो मैंने उनके ऊपर हमला कर दिया और कहा, आपने मुझे यहाँ पर बंद क्यों किया है? मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब मैं बाहर के मेन दरवाजे की तरफ आई तो ये देखकर फिर से घबरा गई कि राजीव ने घर के मेन दरवाजे पर भी सिक्योरिटी लॉक लगवाया हुआ था, जो बाहर जाने के लिए पासवर्ड मांग रहा था। मैं यहाँ भी उल्टे सीधे बटन दबाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी कि इतनी ही देर में राजीव को मुझ पर गुस्सा आ गया। वो मेरे करीब आए और पीछे से उन्होंने मेरे जोर से बाल पकड़ लिए। उन्होंने मुझे खींचते हुए दोबारा से इस कमरे में ले गए और वहां ले जाने के बाद वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं उनसे भागने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकामयाब रही। उन्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी थी। इसके बाद किया हुआ कहानी के पार्ट के लिए कमेंट करें। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर